पहला प्रश्न में दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था। तो साक्षरता दर कितना था, 73% था। इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 1950 ईस्वी के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो बताइएगा 1950 ईस्वी के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो कौन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। अगला प्रश्न दिया गया 25 नंबर सवाल में कि राजनीतिक दल आवश्यक है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक, राजतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 26 नंबर प्रश्न में किस राज्य की टीम ने 21 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। 2021 से 22 में कौन सा राज्य है जो कि विजय हजारे ट्रॉफी जीता था। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया था। तो बताइए राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया 2021 से। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 27 का ऑप्शन नंबर साइरस पूनावाला को ही प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि तारापुर केंद्र क्या है। तारापुर केंद्र क्या है, तो जो है आणविक शक्ति का जो है यह केंद्र है। इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 29 नंबर प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो सीडीएस कौन थे सबसे प्रथम, जनरल बिपिन रावत। इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 31 नंबर प्रश्न में वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। तो 31 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवधेश नारायण सिंह थे उस समय का, लेकिन अभी के वर्तमान के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 32 नंबर प्रश्न में प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय मूल की द्वितीय महिला बनी थी। तो भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी थी, श्रीषा बांदला। इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 34 नंबर प्रश्न में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार स्थापना जो हुआ था 1993 ईस्वी में हुआ था। इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो बताइएगा आप लोग करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा। सबसे पहला परमाणु संयंत्र जो है भारत के किस राज्य में कहाँ स्थित किया गया था। तो 35 का करेक्ट आंसर तारापुर महाराष्ट्र में किया था। इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 36 नंबर सवाल में कि बोलाडीला श्रेणी किस जिला में स्थित है। तो बोलाडीला श्रेणी जो है बस्तर जिला में स्थित है। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 37 नंबर में सरहुल पर्व कौन सा राज्य में मतलब कहता है कि कौन मनाता है, कौन सा जाति मनाता है, मुंडा, कोल, मीना, उराव। कौन सा जाति मनाता है, तो मुंडा जाति मनाता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर प्रश्न में कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल में है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहकारी समिति के द्वारा। इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 39 नंबर प्रश्न में कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है
कितना भाग जो है पृथ्वी का कुल सतह पानी से ढका हुआ है? 75%। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 40 नंबर में, कौन भौतिकी पुंज फिजिकल कैपिटल का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा फिजिकल कैपिटल का उदाहरण नहीं है? तो जो है यंत्र मशीनें तो है, भवन भी है, कच्चा माल भी है। शिक्षा और प्रशिक्षण जो है क्या है? फिजिकल का नहीं है। इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर में, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या जो है किस में होती है? कृषि में होती है। इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन करेगा? संसद करेगा। इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित है? नेल्सन मंडेला संबंधित है। इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल में है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है। इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि पंडित बृजमोहन मिश्र बिरजू महाराज शास्त्रीय कथक नृत्य के आज जो सवाल में आ सकता है कि बताइए पंडित बिरजू महाराज किस राज्य से संबंधित है? तो आप क्या बोलिएगा? लखनऊ से संबंधित है। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ और इसका मृत्यु 17 जनवरी 2022 ईस्वी में हुआ था। 46 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 46 नंबर सवाल में है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। एमएनसी जिसको आप संक्षेप में बोलते हैं। इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल में दिया गया है कि देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक क्या है? देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर प्रति व्यक्ति आय नहीं है, कुल आय भी नहीं है, सकल घरेलू उत्पाद है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर प्रश्न में कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा का कौन सा स्थल में जो है जलाशय का प्रमाण मिला है? तो कौन सा स्थान है? लोथल से नहीं मिला, धोलावीरा से मिला है। इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा में खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन में एक बेहद उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिला है। अगला सवाल दिया गया 49 नंबर प्रश्न में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुअरी बनाती है? कौन सा नदी की मुहाना जो एस्चुअरी बनाती है? इस 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी बनाती है। इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की जो नदियाँ अपनी जलराशि को अरब सागर में गिराती है वे सभी डेल्टा के स्थान पर मुहाना बनाती है। अगला सवाल दिया गया 51 नंबर प्रश्न में भारत में संप्रभु कौन है? सोवरेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, भारत में संप्रभु कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग हैं। इसलिए 51 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल में दिया गया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन जल दिवस मनाया जाता है उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल दिया गया है 53 नंबर प्रश्न में तृतीयक क्षेत्र में संबंधित गतिविधि नहीं है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है? पशु व्यापार तो है, यातायात भी है, संचार भी है। क्या है? पशुपालन नहीं है। इसलिए 53 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 54 नंबर प्रश्न में 100 साल पहले किस देश में नाजा पार्टी स्थापित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाजा पार्टी कौन सा देश में स्थापित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में।
इसलिए 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल में दिया गया है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कहाँ है? किस तरह का भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है फैला हुआ, किस प्रकार का वन? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? मैंग्रोव वन, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष क्या चीज़ में पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? पर्वतीय वन में नहीं पाया जाता है, मैंग्रोव वन में पाया जाता है, इसलिए 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था? तो 58 का करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट बताइएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सवाल में है कि निम्न में से कौन संविधान निर्माता का सभा का सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, इसलिए 58 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 59 नंबर प्रश्न में कि पारख जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल था? तो छात्र सीखने का आकलन, मतलब पारख जो है जो हाल ही के खबरों में रहा था किस क्षेत्र से एक जुड़ा पोर्टल था? छात्र सीखने का आकलन था, इसलिए 59 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किस विधि के द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? तो मृदा अपरदन को हम वन रोपण के द्वारा रोक सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन को हम वन रोपण विधि के द्वारा रोक सकते हैं। 61 नंबर प्रश्न में है, जापान एक विकसित धनवान देश है, धनवान देश बना है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जापान एक विकसित धनवान देश बना है मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न में, भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तीरंदाजी से भी तो नहीं हो जाएगा, साइकिलिंग भी नहीं, क्या होगा? शतरंज, इसलिए 62 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल में दिया गया है, उत्तर दक्षिण गलियारा जुड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है किससे जुड़ता है? किससे जुड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को, इसलिए 63 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में दिया गया है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों, 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? जब मानसून लौटती है तो कौन सा मंथ में लौटती है? एक बार करेक्ट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? अक्टूबर और नवंबर महीना में क्या होता है? मानसून लौटती है, इसलिए 65 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में है, 1917 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? जूट मिल जो है सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? 1917 ईस्वी में, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कोलकाता में, इसलिए 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में है कि कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है, इसलिए 67 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 यहाँ भी है, 1930 यहाँ भी है, लेकिन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दांडी से स्टार्ट हुआ था या फिर अहमदाबाद से? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दांडी से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 59 नंबर प्रश्न में, 69 नंबर में, लेनिन का उत्तरदायी कौन था? लेनिन का जो उत्तरदायी था कौन था? इसका 69 नंबर प्रश्न में दिया गया है, ऑप्शन आपको दिखाएगा, लेनिन का उत्तरदायी स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? स्टालिन ही इसका आंसर होगा। लेनिन का उत्तरदायी कौन था? स्टालिन, इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 70 नंबर सवाल, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? कौन सी श्रेणी में जो है भारत आता है? तो 70 का करेक्ट आंसर बताइएगा, किस श्रेणी में भारत आता है?
तो विकासशील, अभी विकसित नहीं हुआ है भारत, क्या हुआ, विकासशील, विकास करने की प्रगति में चल रहा है, इसलिए विकासशील देश में आता है। इसलिए 70 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं 61 नंबर से कि मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है। बताइए 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये बोल रहा है मानक तापमान और दाब पर जो है किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। वह किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, द्रव्यमान के घनत्व के बराबर होता है। इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर सवाल में दिया गया है कि गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिस कारण जल का निम्नलिखित गुण किस वजह से जो है गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, किस वजह से गोल बन जाती है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे वर्षा की बूंदें का गोल होना, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, इसलिए 62 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल में दिया गया है कि यथार्थ दाब निम्नलिखित किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि यथार्थ दाब किसके बराबर होता है, गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है यथार्थ दाब। इसलिए 63 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न में है कि किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है। किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्प्लावन केंद्र। इसलिए 64 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 65 नंबर में। 65 नंबर सवाल में दिया गया है कि उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावकता जो है किस पर निर्भर करता है, तो उत्प्लावकता किस पर निर्भर करता है, विस्थापित द्रव्य के भार के निर्भर करता है। इसलिए 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न में दिया गया है नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, आगे एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बता दीजिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। जैसे कि नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। 66 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न में है कि सुरक्षा वाल्व का क्या कार्य है। तो सुरक्षा वाल्व का कार्य है बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। इसका क्या काम होता है, सुरक्षा वाल्व का काम होता है कि बॉयलर के जो भीतर भाप का दाब होता है ना, जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाता है तो उसको भाप को क्या करता है, बाहर निकाला जाता है। इसलिए सुरक्षा वाल्व का यही कार्य होता है। इसलिए 67 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखिएगा। सवाल में दिया गया कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सुघट्यता कहलाता है। जैसे कि पदार्थ का वैसा गुण जिसके कारण उसमें विरूपीय अस्थायी और तौर पर रह जाता है उसको हम सुघट्यता कहते हैं। इसलिए 68 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 69 नंबर प्रश्न कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध किसको बोलते हैं, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध का उसका प्रवाह को। इसकी लंबाई समानुपाती होती है, नहीं होती है। अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल के उत्क्रमानुपाती होती है, नहीं होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानु भी नहीं होते, मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया चालक के प्रतिरोध के बारे में। इसलिए हम करेक्ट आंसर करेंगे इनमें से कोई नहीं। 69 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें हम यहाँ बता सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि सवाल में आ जाए कि बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आप क्या बोलेगा, अब बोलेगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस प्रकार से भी ऑप्शन में आ सकता है, या फिर ओम का सिंबल आ जाएगा ऐसे वाला ओम। ठीक, नेक्स्ट सवाल दिया गया है 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित की कार्यप्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि बोला गया है कि कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, तो लाइट स्पीकर किया जाता है, किस में किया जाता है, एक बार करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। लाइट स्पीकर में नहीं किया जाता है, माइक्रोफोन में भी नहीं किया जाता है, एम्पलीफायर में भी नहीं किया, मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का जो प्रयोग किया जाता है उसमें कोई भी ऑप्शन इस सवाल में नहीं दिया गया है, इसलिए 70 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो डैश होता है, तो आप इसका आंसर बताइएगा। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव में लटक जाता है और एक उत्तरी ध्रुव में, इसलिए 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में तो सुने होंगे कि जब इसको तोड़ा जाता है तो एक दक्षिणी ध्रुव में लटक जाता है और एक उत्तरी ध्रुव में लटक जाता है। अगला सवाल दिया गया है 72 नंबर प्रश्न। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया है, तो आमीटर किस लिए प्रयोग करते हैं, आमीटर जो है हम विद्युत धारा के एम्पियर को मापने के लिए आमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सवाल में आ जाएगा बताइए, आप बोल रहे हैं कि आमीटर को जो हम विद्युत क्या करते हैं, इस एम्पियर नापने के लिए, मतलब धारा को नापने के लिए करते हैं प्रयोग। ये तो बात सही है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन बोलेगा कि बताइए विद्युत परिपथ में आमीटर जो कौन सा क्रम में रहता है, तो आप क्या बोलिएगा, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस सवाल में आ सकता है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, यदि सवाल में आ जाएगा कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगला सवाल दिया गया 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न में है कि उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। उच्च तापमान को कैसे नापते हैं, तो पायरोमीटर तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है। जैसे सूर्य का ताप जैसे कि सूर्य का ताप जो है ना, इसके द्वारा प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापा जाता है, इससे नीचे का तापमान नहीं। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित होता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च तापमान का, जब उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, इसलिए 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न में है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी, किसकी अनुभूति नहीं होगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 15 MA तक, इसलिए 74 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। मतलब सवाल में दिया गया कि मानव शरीर से जब गुजरने वाली धारा का परिमाण होता है तो इसमें आघात अनुमति किस लिए नहीं, कितना से कितना अनुमति नहीं होता है, इतना से इतना क्या होता है, 8 से 15 तक अनुमति नहीं होता है। अगला सवाल दिया गया है 75 नंबर प्रश्न। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित करती है। विद्युत ऊर्जा जो है किस में रूपांतरित करती है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि विद्युत ऊर्जा को किस में करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया सवाल में है विद्युतशील रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे कि मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसी प्रकार से विद्युत माप यंत्रों का विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए 75 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न में है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा पर जो है जब अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं
तो एक दूसरे से आपस, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पृथ्वी पे एक दूसरे से आपस में बात कर लेते हैं, उस तरीके से वहाँ चंद्रमा पर जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते, यही सवाल में दिया गया। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से क्या करते हैं, बात नहीं कर पाते, क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती है। तो निर्वात का मतलब क्या, जहाँ हवा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। तो वहाँ क्या होता है, ध्वनि ही पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे नहीं बोल रहे। ध्वनि की चाल निर्वात में नगण्य नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, सवाल में आएगा कि वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, आप बोलिएगा 332 मीटर पर सेकेंड होता है, वायु में ध्वनि की चाल होता है। और तथा ठोस में ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में तो ज़्यादा होता ही है। ध्वनि जो है कैसा तरंग है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। इस कारण से हम वहाँ जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। इसलिए 76 का ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है, नहीं बढ़ सकती है। इसलिए 76 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो पीतल का यदि आप इसका ट्रिक जानना चाहेंगे तो इसका ट्रिक हम बताना चाहेंगे, क्या हो जाएगा। जैसे ही पीतल वाला सवाल में आ जाएगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा, पिताजी। क्या हो जाएगा, आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, पिताजी। आप इस पिताजी तो छोटी की मात्रा होता है, लेकिन इसमें उल्टा लिखिएगा, पिताजी मतलब पी से पीतल हो जाएगा, और पिता से हो जाएगा क्या, पीतल। इसको आप कॉपर भी बोलते हैं, और जी से क्या हो जाए, जिंक। कॉपर को ही ना बोलते हैं Cu, और जिंक को Zn बोलते हैं। उस पीतल का निम्नलिखित एक मिश्र धातु होता है, कॉपर और जिंक होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। यदि सवाल में आ जाए कांसा किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, कॉपर जिंक और निकेल का होता है। अगला सवाल दिया गया है 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेग और ऊर्जा के नियत रहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया गया 79 नंबर प्रश्न में दिया गया सवाल में है कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल के रूप में प्रयोग करते हैं मंदक में। इसलिए 79 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में होती है, तो इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है। किस कारण से होता है, इस तरह का किस कारण से होता है, आप लोग एक बार जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि बोल रहा है कि साधारण तापमान पर जो है, तापमान साधारण रहेगा जल द्रव के रूप में जो है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में। जल को कह रहा है द्रव के रूप में साधारण तापमान पर, हाइड्रोजन सल्फाइड को गैस के रूप में जब होता है तो इसका निम्नलिखित में किस तरह का होता है। तो देखते हैं, जल में संयोजक संबंध होता है, नहीं होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में आयन बंध, हाइड्रोजन सल्फाइड में आयन बंध कैसे होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंधन भी नहीं हो पाता है, क्या हो जाएगा, जल में हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। यहाँ सवाल में दिया गया है कि साधारण तापमान जल में द्रव्य और हाइड्रोजन सल्फाइड में गैस, तो यही ना होगा, जल में हाइड्रोजन बंधन आ जाएगा। इसलिए 80 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न में है कि संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित में किसके समानुपाती होता है। तो संवेग हम लोग जानते हैं कि संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान किस प्रकार से डिनोट करते हैं, kg × v भी बोल सकते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। इस तरह से हम क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर किसके समानुपाती होता है, मतलब जो है kg और वेलोसिटी, मतलब इसको बोल सकते हैं इसका वेट और वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, इस तरह कैसे बोल सकते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। इसलिए 81 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 82 नंबर प्रश्न। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब आपको गलत वाला कथन को करेक्ट आंसर करना होगा। क्या है, ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत रहती है, नहीं रहती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता, नहीं किया जा सकता है।
ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जाए, यहाँ कारण नहीं किया जा सकता, इसलिए यही तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। 82 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है। तो किसमें चतुष्फलकीय संरचना, ग्रेफाइट में क्या होती है, चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है, इसलिए 83 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 84 नंबर प्रश्न कि पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई, मतलब इसका आपको मात्रक बताना है कि इसका क्या पराध्वनि चाल के लिए मापने के लिए इकाई को क्या बोलते हैं। इसकी इकाई को हम लोग बोलते हैं नॉट बोलते हैं। पराध्वनि चाल की इकाई को हम क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, इसलिए 84 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 85 नंबर में कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसलिए 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 86 नंबर प्रश्न में कि धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। तो धूप की जो है कौन सी किरण जो है सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। तो अवरक्त किरणें जो है सौर कुकर को गर्म करने में सहायता प्रदान करती है, इसलिए करेक्ट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 87 नंबर में कि ग्रंथि जो शरीर के तापमान बनाए रखती है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है जो मेंटेन करते हुए रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी ग्रंथि जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए रखता है, क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है, इसलिए 87 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 88 नंबर प्रश्न में। 88 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, आप सवाल पढ़ लीजिएगा ताकि, क्योंकि नीचे और इसका ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। 88 नंबर प्रश्न में है कि कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होता है। 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कार्बन की प्रतिशतता किससे सबसे कम होता है। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, किससे सबसे कम है, मृदु इस्पात से नहीं कम है, मुलायम इस्पात से भी नहीं कम है, कठोर इस्पात से भी नहीं कम है, क्या है, पिटवान लोहा से कम है, इसलिए 88 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है। तो इसमें कौन सा एक ठोस है बताइए। आप लोग तो जानते हैं ब्रोमीन लिक्विड है, पारा लिक्विड है, आयोडीन नहीं हो सकता है, इसलिए ग्रेफाइट सॉलिड जिसको बोलते हैं, इसलिए 89 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारा स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और यह सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लास्ट सवाल है कि कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित में के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, सिलिकॉन का बनाया जाता है। जो चिप आप लोग लगाते हैं आईसी चिप किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का ही बना होता है आईसी चिप, इसलिए 90 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।